जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले MP पटवारी, MP फॉरेस्ट, MP आबकारी आरक्षक एग्जाम और MP फॉरेस्ट, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो आप लोगों से पूछा गया है, दो सतहों की अनियमितताओं में ऐसा क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 4, इंटरलॉकिंग। दो सतहों की अनियमितताओं के कारण जो उत्पन्न विरोधी घर्षण बल होता है उसे क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। घर्षण बल जो है दोस्तों, जैसे दो वस्तुओं की बात कर ले हम, कि एक थोड़ी सी मान लीजिए एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर आप एक बुक या एक डस्टर को खिसकाना चाहते हैं। तो ये दीवार क्या होती है? थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होती है, मतलब इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भाग होता है। सेम डस्टर को अगर इसके ऊपर घिसेंगे हम तो क्या होगा? इनके जो दोनों पृष्ठ, इनके मध्य जो इंटरलॉकिंग होती है, इनके पृष्ठों के मध्य जो इंटरलॉकिंग होती है, इसी के कारण क्या होता है? एक विरोधी बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल जो होता है दो सतहों के अनियमितताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे पूछा है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़े होते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे पूछा गया है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वह किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रेणी क्रम में। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वह श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोधक का इस्तेमाल करंट के बहाव को रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया, इनमें से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F और इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में साइंस से जरूर पूछा जाता है कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर होगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन गैस। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 1 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप लोगों से पूछा गया है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उत्प्रेरक कहा जाता है। और उत्प्रेरक दो टाइप के होते हैं। जो उत्प्रेरक, पहला हम पढ़ेंगे कि जो उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को सक्रिय करता है, मतलब उसे बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को निष्क्रिय कर देते हैं, अर्थात उसकी जो अभिक्रिया की दर है उसे कम करते हैं, तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो यह आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अभिलंब की ओर। हवा से कांच के प्रिज्म में
प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो किस ओर झुकती हैं? अभिलंब की ओर। देखिए ये जो है दोस्तों क्या होता है, प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, जैसे ये दो माध्यम है, एक इधर हम मान लेते हैं ये कांच है या फिर हम कह सकते हैं ग्लास है, इधर जो है यह हवा है, विरल माध्यम। हवा क्या होता है? विरल माध्यम होता है। कांच क्या है? ठोस है, इसलिए क्या है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरणें सरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना, ये अपवर्तन के नियम हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सा एक साबुन का सह उत्पाद है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है यह साबुन का सह उत्पाद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक कीटनाशक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 डीडीटी। डीडीटी क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कीटनाशक है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डिपेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं, डाइक्लोरो डिपेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 दांत की परत। दांत की परत का मतलब हो गया आपके दांतों का इनेमल, जो है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना, आप लोगों के एग्जाम में जरूर दिया जाएगा। ऑप्शन में कभी कभी आप लोगों को दांत की परत की जगह इनेमल भी लिखा आ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे दांतों का जो इनेमल होता है वह शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ते की नहीं, क्यों? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो खाद्य डिब्बे अर्थात जो टिफिन होते हैं दोस्तों उन पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ते की नहीं, क्यों? आप लोगों ने देखा होगा आपके जो टिफिन होते हैं उन पर क्या होता है? टीन की कोटिंग की होती है। टीन जैसा दिखाई देता है चमकीला, पर उस पर जस्ते की कोटिंग नहीं होती। वाई? तो दिए गए चार ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर इसका जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगर खाने के जो डिब्बे हैं जो टिफिन से इन पे जस्ते की कोटिंग की जाए तो जस्ता जो होता है यह तेल और हमारे जो खाद्य सामग्री उसमें पानी भी होता है, जैसे सब्जी हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? पानी भी होता है और तेल वगैरह भी होता है। तो ये जो होता है ये क्या करता है? टीन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, मतलब जल्दी क्या हो जाएगा? सब्जी या फिर आप लोग जो भी सामग्री खाने के लिए ले जाते हैं अचार वगैरह, उससे क्या करेगा? जल्दी से अभिक्रिया कर लेगा और जो हमारी सेहत के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। इसलिए जस्ते की कोटिंग ना कर किसकी कोटिंग की जाती है? खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 खसरा जो है वह विषाणु जनित रोग है। विषाणु अर्थात क्या होता है? वायरस होता है, और वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान कहते हैं। तो खसरा जो है यह एक विषाणु जनित रोग है। विषाणुओं को सजीवों व निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है चार ऑप्शन देकर, जैसे कि आपको ऑप्शन दे दे विषाणु, जीवाणु, कवक, फंगी, इस प्रकार ऑप्शन देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसे सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है, तब आपका आंसर होगा वायरस, अर्थात विषाणुओं को सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु जीवित कोशिकाओं में पहुंचते ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र से, मां के रक्त समूह से, माता पिता के RH कारक से और पिता के रक्त समूह से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुणसूत्र से। बच्चे के लिंग का निर्धारण गुणसूत्र से होता है। मनुष्यों में
23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी में आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा 23। लेकिन आपको जोड़ी ना देकर डायरेक्ट पूछा जाए कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो सीधे आप डबल कर देंगे 46। ठीक है, जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा गया है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या मतलब इन दोनों के योग को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, द्रव्यमान संख्या के रूप में। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी तथा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं यह क्या होते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर प्लस पॉइंट होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ये क्या होता है, प्रोटॉन धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिन पर क्या पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो तीनों की खोजकर्ता के नाम आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नींबू में। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। इन सभी में सबसे ज्यादा खट्टा कौन सा होता है, अम्ल अर्थात खट्टी चीजें। तो सबसे खट्टा कौन होता है, नींबू होता है। और नींबू का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 2.4 होता है। पीएच स्केल अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे कहा जाता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है। तो पीएच स्केल पर 7 से कम मान वाले जितने भी विलयन होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, अम्लीय कहा जाता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा सोरेनसन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो होती है ना वह 2 होती है। ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1s1, दूसरा होता है 1s2 और तीसरा होता है 1s3। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिसमें पहले वाले को क्या कहा जाता है, दूसरे वाले को क्या कहा जाता है और तीसरे वाले को। इन तीनों के नाम आपको याद होना चाहिए। पहले वाले को कहा जाता है प्रोटियम, दूसरे वाले को कहा जाता है ड्यूटेरियम, तीसरे वाले को कहा जाता है ट्राइटियम। अब यहां पर आपसे पूछा गया था ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो सेकंड वाले को ड्यूटेरियम कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर लिखी होती है, परमाणु क्रमांक नीचे। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी दिख रही है आप लोगों को, 2। तो हमने राइट आंसर लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जो हाइड्रोजन है इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से हमने पिछले वीडियो में पूछा था, यदि आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा तो आप इसका आसानी से आंसर कर पाए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है। शुक्र ग्रह की बात की जा रही है। तो यहां पर आपसे पूछा है वीनस प्लेनेट अर्थात शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह किस अम्ल से बना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सल्फ्यूरिक अम्ल का। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल का बना हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 अर्थात शुक्र ग्रह पर कभी भी जीवन संभव नहीं है। इसे अम्लराज या ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपसे पूछा इनमें से कौन सी ऐसी हड्डी है जो मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। पहला है स्टिरअप, दूसरा है हेमर, तीसरा है एनविल और चौथा है एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, एक्स। यह हड्डी मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं और अगर मांसपेशियों की बात की जाए तो कितनी होती हैं, 639 मांसपेशियां पाई जाती। एक विकसित मानव की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, खून के जमने से। विटामिन के क्या करता है, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तब आपका आंसर होगा विटामिन के की कमी से। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोगों को व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में जैसे कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एसआई एग्जाम 2016-2017 और साथ ही साथ फॉरेस्ट एग्जाम 2018 और जेल प्रेरी एग्जाम 2018 एवं व्यापम के अदर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस के 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू के पीडीएफ फाइल 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, या फिर आप लोगों को जो भी अभी बैनर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि एमपीजीके के 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, जहां पर आप लोगों को आंसर के फुल डिटेल के साथ साथ जो 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा होते हैं उनकी भी फुल डिटेल दी गई है। साथ ही आप लोग अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम जो 2022 में कंडक्ट कराई गई थी उनके सभी शिफ्टों के जीके और साइंस के क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो भी आप लोग हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। पटवारी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग अगर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड की जाती है। या फिर आप लोग गूगल पर दबंग क्लासेस, क्या सर्च करना है आपको दोस्तों, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो, क्या सर्च करेंगे आप लोग, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। आप जैसे ही यह सर्च करेंगे तो हमारा वेब पेज आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा और हमारे पास जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स है वो सभी आप लोगों को दिखाई देगी, जिसे आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, या तो फिर आप गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च कर भी इन पीडीएफ को, क्योंकि इस पेज पर आपको हमारी सारी पीडीएफ एक साथ दिखाई देगी, तो आप अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और आपसे पूछा गया है 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बिलियन। 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है दोस्तों, जो निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से मतलब करके बमबारी करके रेडियोधर्मी पदार्थों के भारी नाभिकों को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की ये क्या है, नाभिकीय विखंडन एक प्रक्रिया है। और जो आपका परमाणु बम होता है दोस्तों वो किस पर आधारित होता है, यदि आप लोगों से पूछा जाए तो वह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर ही आधारित होता है। आप लोगों से एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आरबीसी। आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं यह मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिनों का होता है। तो यह भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तब आपका आंसर होगा 120 दिनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फफूंदी। फफूंदी जो होती है यह पादप जगत से संबंधित ना होकर किससे संबंधित, यह खुद ही एक समूह अर्थात कवक समूह से संबंधित है। तो पादप जगत में पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़, झाड़ियां इत्यादि आती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वह किसका उपचार करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आंखों का।
जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं यह आंखों का उपचार करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एस्टर में कैसी गंध होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और आपसे पूछा गया है एस्टर में कैसी गंध होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 फल जैसी। एस्टर के उपयोग से ही इत्र बनाया जाता है और एस्टर में फल जैसी गंध पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेसिबल में। जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसे डेसिबल में मापा जाता है। कानों के लिए जो 60 डेसिबल तक की आवाज क्या होती है सामान्य होती है। यह आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव कानों के लिए किस रेंज या डेसिबल तक जो ध्वनि होती है वह सामान्य होती है। तो आंसर होगा 60 डेसिबल तक की ध्वनि क्या होती है मानव के लिए सामान्य होती है। इससे ऊपर की जो ध्वनि होती है वह क्या होती है हमारे लिए कष्टदायक होती है, हमें पीड़ा पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे जो होती हैं यह इमारतों को नुकसान पहुंचा देती हैं। जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं जब इनके पास से कोई सुपरसोनिक विमान या सुपरसोनिक मिसाइल्स गुजरती है दोस्तों तो उससे उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होती है इनकी वजह से क्या होता है इन बिल्डिंगों के क्या होते हैं कांच टूट जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं इन बिल्डिंगों को या इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गैसों और द्रवों का जो सामान्य नाम है वह क्या है। गैसों द्रवों का जो सामान्य नाम है वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट रसायन। गैसों और द्रवों का जो सामान्य नाम है इसे किस रूप में जाना जाता है इन सभी को रसायन के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सांस की दुर्गंध के नाम से। हेलिटोसोस ये एक प्रकार की मतलब बीमारी है और इसे किस नाम आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है तो सांस की दुर्गंध के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है। क्या बोला गया है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सुपरसोनिक कहा जाता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो ऐसी वस्तुओं को सुपरसोनिक कहा जाता है। और सुपरसोनिक हवाई जहाज जो होते हैं यह मिलिट्री कैंप में होते हैं और सुपरसोनिक मिसाइलें भी होती हैं जो कि मिलिट्री कैंप में होती हैं। तो इनकी स्पीड क्या होती है ध्वनि से भी ज्यादा अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल से अधिक स्पीड वाले विमानों को या फिर मिसाइलों को क्या कहा जाता है सुपरसोनिक विमान या सुपरसोनिक मिसाइल्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे पूछा गया है एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु जो भाप है वह भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये किस प्रकार के संयंत्र से होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ताप विद्युत संयंत्र। जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं वहां पर बिजली किस प्रकार बनती है। तो ताप विद्युत संयंत्रों पर बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु जो भाप है वह कहां से प्राप्त होती है। एक ऊष्मा ये जो आवश्यक ऊष्मा है टरबाइन को चलाने के लिए जो भाप बनती है वह जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है। तो कहां पर प्राप्त की जाती है ताप विद्युत संयंत्रों में। इस तरीके से बिजली बनाई जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों में भाप बनाने के लिए जलते हुए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। ताप विद्युत संयंत्र में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है भाप बनाने के लिए। आपका आंसर होगा
कोयले का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां पर हमने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाले एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। साथ ही साथ यदि आप लोगों को हमारी सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी इन पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। जय हिंद दोस्तों।